हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। ये MSO 002 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के वन शॉट रिवीजन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और पार्ट 1 में मैंने आपको मस्ट डू टॉपिक्स के जो भी टॉपिक्स यहाँ पे अंडरलाइन हो रखे हैं, टिक हो रखे हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने उसमें आपको करा दिए हैं। इन वीडियोस में मैं आपको जो भी टॉपिक करवा रही हूँ, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और पेपर इन्हीं में से आएगा। इसके बाहर से पेपर आने के कोई चांसेस नहीं है। तो आई वुड से अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देख लीजिए और उसके बाद हम लोग ये पार्ट 2 वाली वीडियो देखेंगे। ओके, दोनों वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने सारे कवर करे हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को चीजें सिखाई हैं। अगर आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझ के सिर्फ कीवर्ड्स यूज करके भी आंसर लिखाओगे तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ओके, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आपको कमेंट्स में पिंड कमेंट पे दिख जाएगा। तो पार्ट 1 देखना कंपलसरी है और उसके बाद आप लोग पार्ट 2 देखोगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स पढ़ने वाले हैं इन सोशियोलॉजी। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है लोगों के बिहेवियर, उनके एक्सपीरियंस और सोशल रियलिटी को डीपली समझना। यानी कि ऐसी चीजें समझना जो हम लोग यूजुअली नंबर्स में नहीं नाप सकते, हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते, हम किसी के एक्सपीरियंस को काउंट नहीं कर सकते, हम किसी के बिहेवियर को काउंट नहीं कर सकते। तो हम लोग ऐसे मेथड्स यूज करेंगे जिसमें डेटा जो है वो कलेक्ट होता है लेकिन थ्योरेटिकली कलेक्ट होता है, उसमें नंबर्स वगैरह नहीं आते और इसमें काफी सारे मेथड्स आते हैं। हम लोग सिर्फ नंबर्स के थ्रू नहीं बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू चीजों को समझते हैं। ओके, आपका पेपर रिवॉल्व करता है रिसर्च मेथड्स के अराउंड, तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज कभी कभी आपको क्वेश्चन या तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा या फिर किसी एक पर्टिकुलर मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। ओके, तो आपको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड समझ आ गया होगा क्या होता है। अब हम आते हैं सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड पे, दैट इज द केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग और नेचर समझते हैं। यहाँ पे आपको बहुत लॉन्ग डेफिनेशन दे रखी है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो केस स्टडी का सिंपल मतलब होता है एक सिंगल केस का बहुत ही डीपली स्टडी करना, बहुत ही गहराई में जाकर किसी इंसान, किसी ग्रुप या फिर किसी कम्युनिटी के बारे में जानना। ओके, इस मेथड में रिसर्चर रियल लाइफ सिचुएशन को नेचुरल सेटिंग में स्टडी करता है। मतलब कोई भी हम लोग आर्टिफिशियल चीज नहीं क्रिएट करते, हम लोग उन्हें एक्सपेरिमेंट रूम में नहीं रखते, हम लोग उनको बताते ऐसे नहीं है पर्टिकुलरली कि हम लोग आप पे टेस्ट कर रहे हैं या कुछ। हम लोग जैसे वो लोग रह रहे होते हैं उनकी लाइफ के बारे में जानकर, पुरानी कोई उनकी हिस्ट्री वगैरह जानकर, उनसे बात करके, ऐसे करके जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ओके, इसमें काफी सारे मेथड्स यूज होते हैं जैसे कि सर्वेज जैसे मेथड में हम ज्यादा लोगों से थोड़ा थोड़ा डेटा लेते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन आए कि सर्वे और केस स्टडी में क्या डिफरेंस होता है तो आपको ये लगता है कि सर्वे में हम लोग ज्यादा लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं एक ही टाइम पे, लेकिन केस स्टडी में हम लोग कुछ कम केसेस लेके उनको डीपली समझते हैं। ओके, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केस स्टडीज। सबसे पहले इसमें आता है एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी। ये तब होता है जब कोई टॉपिक नया हो और रिसर्चर सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहता हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में पिछले वीडियो में। ओके, फिर आता है डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी। इसमें रिसर्चर बस डिटेल में बताता है कि चीजें नेचुरली कैसे हो रही हैं। ओके, कि जैसा उसके सामने चल रहा है वो वैसे चीजें लिख देता है। ओके, नेक्स्ट होता है एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेनेटरी केस स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाने के लिए होती है कि कोई चीज की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे कि बर्निंग क्रैकर्स लेड टू पोल्यूशन, तो कॉज एंड इफेक्ट। ओके, फिर आती है इंट्रिंसिक केस स्टडी। इसमें केस खुद इंटरेस्टिंग होता है इसलिए स्टडी किया जाता है, जैसे कि कुछ स्पेशल केसेस, किसी सेलिब्रिटी को केस स्टडी करना या फिर किसी इंसान की ऑटोबायोग्राफी, ये सब करना। ओके, नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी। इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी में एक केस को यूज करके बड़े सोशल इशू को समझा जाता है। ओके, कोई बड़ा सोशल इशू है और किसी सोशल रिफॉर्मर पे हम लोग केस स्टडी कर रहे हैं तो वो हो गया इंस्ट्रूमेंटल। ओके, अब हम देखने वाले हैं केस स्टडी के कुछ एप्लीकेशंस कि केस स्टडी कहाँ कहाँ यूज होता है।
सबसे पहले ये कम्युनिटी स्टडीज में यूज होता है, जैसे किसी गांव या बस्ती के पावर स्ट्रक्चर और कल्चर को समझने में। ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे ऑफिस का कल्चर, हायरार्की या वर्क प्लेस बिहेवियर को समझने के लिए। लाइफ हिस्ट्रीज में, यानी कि जहाँ किसी इंडिविजुअल की लाइफ के थ्रू बहुत हम उसके सोशल पैटर्न्स को समझ रहे हो तो। ओके, तो ये हो गया आपका केस स्टडी पे सब। अब बात करते हैं एथनोग्राफी की, जो सोशियोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव मेथड में आता है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एथनोग्राफी का मतलब। ओके, एथनोग्राफी का मतलब होता है लोगों के बीच रहकर उनकी लाइफ को समझना, बिल्कुल अंदर से। ओके, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के टाइप्स होते हैं, एथनोग्राफी का टाइप नहीं है। एथनोग्राफी में हम लोगों के बीच रह रहे होते हैं और अंदर से चीजें समझ रहे होते हैं। ओके, इसका ओरिजिन अगर बोलूं तो ओरिजिन एंथ्रोपोलॉजी से हुआ था, लेकिन सोशियोलॉजी में भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, अब हम कुछ की फीचर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है इसमें। आपको पता है इसका मतलब होता है रिसर्चर खुद कम्युनिटी के डेली लाइफ में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसको समझता भी है। ओके, यानी कि कम्युनिटी के साथ रहता है और चीजों को समझता है। दूसरा आ जाता है प्रोलॉन्ग्ड फील्ड वर्क। इसका मतलब कि रिसर्चर महीनों या सालों तक फील्ड में रहता है लोगों के साथ, ताकि पैटर्न्स देख सके कि क्या वो चीजें रिपीट हो रही हैं या नहीं। ओके, इसमें होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है कि किसी एक बिहेवियर को आइसोलेट नहीं करा जाता, सब चीजों को क्लियरली, सब चीजों को साथ में रखकर समझा जाता है। ओके, इसमें थिक डिस्क्रिप्शन आता है। इसका मतलब होता है कि क्या हुआ और क्यों हुआ उसका मीनिंग समझने के लिए। ओके, यानी कि हर चीज को बहुत ही डिटेल में कैप्चर करना, एक एक चीज को, कि उस इंसान ने उस इंसान से हाथ क्यों मिलाया, हर चीज को क्वेश्चन करा जाता है। ओके, देखो एथनोग्राफी में अगर हम देखें तो इसके कुछ और फीचर्स ये हैं कि रिसर्चर को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका रूटीन डिफरेंट हो जाता है। कल्चरली सेंसिटिव होना होता है और रिफ्लेक्सिव होना पड़ता है, मतलब अपने बायस को साइड रखना होता है, यानी कि अपना पर्सनल बायस नहीं ला सकता वो। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं हर्म्यूनेटिक्स पे। हर्म्यूनेटिक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अलग भी है। आप फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे होगे, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। हर्म्यूनेटिक्स का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन का साइंस, यानी कि चीज़ों को समझना अपने पर्सपेक्टिव से। ओके, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन बाइबल और लॉ के टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने से हुआ था। ये टर्म ग्रीक गॉड हर्मीज से आया है, जो मैसेजेस इंटरप्रेट करते थे। ओके, सोशियोलॉजी में अगर हम बात करें तो सोशियोलॉजी में हर्म्यूनेटिक्स का यूज होता है ह्यूमन मीनिंग्स और इंटेंशंस को समझने के लिए, कि इंसान का कोई साइन या इंसान बात करते हुए ऐसा क्यों है, उस चीज को समझने के लिए। इसको एक्सटेंसिवली यूज करा था विल्हेम डिल्थी ने। इन्होंने बोला था कि नेचुरल साइंसेस चीजों को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सोशल साइंस को इंसानों को समझना पड़ता है, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं। ओके, अब हम आते हैं हर्म्यूनेटिक के एनालिसिस पर, कि इसमें यूज क्या होता है, चीजें समझते कैसे हैं हम। देखो, इस अप्रोच में सोशल फिनोमेना को टेक्स्ट की तरह ट्रीट करा जाता है। कोई भी चीज हो रही है तो उसे एज अ टेक्स्ट लिया जाएगा और फिर समझा जाएगा। ये टेक्स्ट सिर्फ लिखा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि इसमें रिचुअल्स, सिंबल्स, ट्रेडिशन सब कुछ लिखे होते हैं। ओके, हर चीज, हर एक्शन एक्सप्लेन करा होता है, तो हम उससे समझते हैं। ओके, एक आपको वर्ड पता होना चाहिए, हर्म्यूनेटिक सर्कल। हर्म्यूनेटिक सर्कल का मतलब होता है कि हम पार्ट को होल के थ्रू और होल के पार्ट के थ्रू समझते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम पूरे सिनेरियो को समझते हैं, फिर उसमें छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, और फिर उन छोटी चीजों को पूरे सिनेरियो से रिलेट करके समझते हैं। ओके, अगर मैं इसके एप्लीकेशंस की बात करूं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट एनालिसिस में होता है, जैसे कि पॉलिसीज, डायरीज या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को समझने के लिए। कल्चरल इंटरप्रिटेशन में होता है, जैसे कि सिंबल्स और रिचुअल्स का मीनिंग समझने के लिए। नैरेटिव रिसर्च में होता है, जैसे लोग अपनी स्टोरीज बता रहे होते हैं तो उन्हें समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पे। ओके, देखो पहले हम समझते हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या। फेमिनिस्ट रिसर्चर्स ने ना ट्रेडिशनल सोशल साइंस को बहुत क्रिटिसाइज किया, क्योंकि वो बहुत मेल सेंटर्ड थी, ठीक है, लेकिन क्लेम करती थी कि वो यूनिवर्सल है, यानी कि
जो पहले सोशल साइंसेज में रिसर्च होती थी वो मेल जो थे, जितने भी मेल सोशोलॉजिस्ट थे अपने पर्सपेक्टिव से लिखते थे, लेकिन वो बोलते थे कि ये सब चीज़ें यूनिवर्सल हैं, हम जेंडर नहीं ला रहे बीच में, लेकिन ऐसा नहीं होता था, वो यूनिवर्सल नहीं थी, तो इसलिए उन्हें फेमिनिस्ट ने बहुत क्रिटिसाइज करा। फेमिनिस्ट जो थी उनका कहना था कि जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहलाती थी वो एक्चुअली मेल एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि उनके हाइपोथेसिस और उनके ऑब्जेक्टिव सारे मेल पे बेस्ड होते थे, फीमेल्स को इंक्लूड नहीं करा जाता था। ओके, अब इसको क्रिटिक क्या क्या करा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने? सबसे पहले आया क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, यानी कि कोई भी रिसर्च वैल्यू फ्री नहीं होती, हर चीज में हम लोग अपना बायस इंक्लूड कर देते हैं, हम लोग वैल्यू फ्री रिसर्च नहीं कर पाते क्योंकि हमने कोई ना कोई टॉपिक के बारे में पहले पढ़ रखा होता है, तो हमारी पहले से दिमाग में चीजें सेट होती हैं कुछ ना कुछ। ओके, तो ये क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म करा गया। फिर जेंडर बायस की बात करी गई कि वुमेन को रिसर्च में या तो इग्नोर किया गया या गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन की बात करी गई, फेमिनिस्ट रिसर्च कोलैबोरेशन और इक्वालिटी पे फोकस करती है, यानी कि जेंडर को इक्वल करने के लिए। इंटरसेक्शनैलिटी की बात करी गई, यानी कि जेंडर, रेस, क्लास, कास्ट, सेक्सुअलिटी, इन सबको साथ में रख के पढ़ने की। ओके, क्योंकि एक मार्जिनलाइज्ड वुमेन ज्यादा सोसाइटी के दबाव में होगी रादर देन एक ऐसी वुमेन जिसके पास पैसा है, क्लास है, लेकिन वो वुमेन है। ओके, अगर हम कुछ की प्रिंसिपल्स देखें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के, तो फेमिनिस्ट रिसर्च वुमेन के लिए होती है, सिर्फ वुमेन के बारे में नहीं। ओके, मार्जिनलाइज वॉइसेस को सेंटर करती है, ये रिसर्चर की पोजीशन को एक्सेप्ट करती है, पावर हायरार्की वगैरह को चैलेंज करती है, और सोशल जस्टिस इनका मेन गोल होता है। ओके, ये सब आपको पता होना चाहिए। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बहुत बार आते हैं कि इन्हें किस किस चीज का क्रिटिक करा और इनके प्रिंसिपल्स क्या थे। नेक्स्ट आ जाती है एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ट्रायंगुलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, ध्यान से समझना। पहले हम इसका जो भी इसका डेफिनेशन है वो समझते हैं। देखो, ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है मल्टीपल मेथड्स का यूज करके फाइंडिंग्स को क्रॉस चेक करना, यानी कि इसमें सिर्फ एक मेथड नहीं यूज हो रहा, इसमें सारी चीजें यूज हो रही हैं। इसमें हम डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, केस स्टडी भी कर रहे हैं, इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो सारे मेथड्स को एम्प्लॉय कर कर एक ये मेथड बनाया गया ट्रायंगुलेशन। ओके, जैसे नेविगेशन में मल्टीपल पॉइंट से लोकेशन कंफर्म होती है, वैसे ही रिसर्च में, यानी कि हम कोई रिसर्च किसी ने करी हुई है तो हम उस पर मल्टीपल मेथड्स लगा के उसको क्रॉस चेक करेंगे कि ये सही थी या नहीं। ओके, अगर हम देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हर मेथड के देखो अपने लिमिटेशंस होते हैं, सर्वे में हम बहुत चीजें मिस कर देते हैं, इंटरव्यू में हमारा बायस आ जाता है, इसलिए ट्रायंगुलेशन से रिसर्च स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल बनती है। ट्रायंगुलेशन से हम बहुत सारे मेथड्स लगा रहे हैं तो हम बहुत सारी चीजें वैलिडेट कर पाएंगे कि ये सही हुई थी या नहीं। ओके, अब इसके काफी सारे टाइप्स आते हैं। सबसे पहले होते हैं मेथोडोलॉजिकल, इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स लगाते हैं। दूसरा आता है ट्रायंगुलेशन का मेथड डेटा सोर्स, इसमें हम डिफरेंट प्लेसेस और टाइम से डेटा लेते हैं। ओके, फिर आता है इन्वेस्टिगेटर, इसमें हम मल्टीपल रिसर्चर्स एनालिसिस करते हैं, यानी कि बहुत सारे रिसर्चर्स एक ही चीज पे रिसर्च कर रहे होते हैं। और फिर आता है थ्योरी, डिफरेंट थ्योरीज को हम सेम डेट को समझते हैं। ओके, यानी कि अलग अलग थ्योरीज को हम एक ही डेट पे लाकर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ये था ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम आ जाते हैं आईसीटी इन रिसर्च पे। देखो, आईसीटी इन रिसर्च सबसे इजी टॉपिक है, इसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिटी टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को कम्प्लीटली एक तो चेंज कर दिया। हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करते हैं रिसर्च में, आपको पता है कैसे हम लोग फोन का, गूगल का और काफी सारी वेबसाइट से उनका यूज करके डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हम इसके एडवांटेजेस देखना चाहेंगे और इसके यूजेस। सबसे पहले देखो इसके यूजेस क्या होते हैं। एक तो डेटा कलेक्शन में काम आता है, ऑनलाइन सर्वे, सोशल मीडिया, इस सब से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नए नए एनालिसिस टूल आ गए हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह काफी सारे, और स्टोरेज में हेल्प करते हैं जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, हम बैकअप वगैरह ले सकते हैं अपने रिसर्च का। ओके, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो देखो बहुत वाइड एक्सेस मिलता है हमें, लो कॉस्ट है और फास्ट एनालिसिस। जितने एडवांटेज है यहाँ दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना, इजी है ये, बहुत इजी। चैलेंजेस इसलिए हैं, देखो डिजिटल डिवाइड हो सकता है, किसी रिसर्चर को टेक्नोलॉजी यूज करनी ना आती हो तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। प्रिवेसी इश्यूज होते हैं थोड़े से, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे अपना जो भी सैंपल है उसको देख सकते हैं तो हमारे में बायस आ सकता है। और एल्गोरिथमिक, यानी कि जो हम देखना चाहते हैं कंप्यूटर में वही दिखाता है, तो उसका थोड़ा सा इशू आ सकता है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं एथिकल इश्यूज इन सोशल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत ईजी है। देखो पहले समझते हैं एथिक्स का मतलब क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है रिसर्च करते वक्त पार्टिसिपेंट्स के रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन। ओके, यानी कि हम जिस पे रिसर्च कर रहे हैं हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे, और हम कुछ भी अपना बायसनेस बीच में नहीं लेकर आएंगे। अगर हम कुछ की एथिकल प्रिंसिपल्स देखें तो सबसे पहला होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पार्टिसिपेंट को सब कुछ समझना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, हम उसको गलत में नहीं रख सकते। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि हम उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं पे भी हम अपने रिसर्च में उसका असली नाम, एज, एड्रेस कुछ नहीं देंगे। ओके। थर्ड आता है डू नो हार्म, फिजिकली या मेंटली हम उसको हार्म नहीं होने देंगे, अगर रिसर्च उस पर भारी पड़ रही है मेंटली भी तो हम वो वहीं पे छोड़ देंगे। ओके। एनोनिमिटी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी का मतलब रिसर्चर भी आइडेंटिटी ना जाने, मतलब हम भी उसकी आइडेंटिटी को पूरा अपनी तरफ से नहीं जानेंगे। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है रिसर्चर जानता है पर किसी और को नहीं बताता। ओके। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन होती है उनके लिए हम एक्स्ट्रा केयर करेंगे, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन हो गई या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी हो गई जो इतनी नोन नहीं है। ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रिसर्चर रिस्पोंडेंट रिलेशनशिप पे, यानी कि एक रिसर्चर और उसके सैंपल के रिलेशनशिप पे। इनका नॉलेज से बहुत रिलेशनशिप शेप होता है, बिकॉज हम उसके बारे में काफी कुछ जान रहे होते हैं। यहाँ पे की इश्यूज आते हैं, एक तो पावर रिलेशन, रिसर्चर के पास ज्यादा पावर होती है तो इससे इशू आ सकता है। ऑब्जेक्टिविटी इम्पॉसिबल होती है, इसलिए रिफ्लेक्सिविटी जरूरी है, हम लोगों को अपने बायसनेस बीच में नहीं लाने होते, रिफ्लेक्सिव रहना चाहिए, चीजों को हर पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। ओके। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी प्रिवेसी को और हर चीज को। ओके। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर स्टेटस, इनसाइडर रिसर्चर को अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और आउटसाइडर रिसर्चर को चीजें फ्रेश दिखती हैं, यही डिफरेंस होते हैं इन दोनों में। बिल्डिंग रैपो, देखो रैपो क्या होता है, एक तरह का कम्युनिकेशन बनाना, कंफर्ट रखना, दोनों के बीच में, रिसर्चर रिस्पोंडेंट के बीच में कंफर्ट होना चाहिए, तभी बातें शेयर कर पाएंगे वो लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रोफेशनल बाउंड्री भूल जाएं। ओके। नेक्स्ट आता है कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखो आज के टाइम में रिसर्च के नए नए चैलेंजेस आ गए हैं। सबसे मेजर डिबेट है क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, कि दोनों के अपने अपने यूजेस हैं और एक दूसरे से कौन सी ज्यादा अच्छी है कौन सी कम है। ओके। रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी, परफेक्ट होना मुश्किल होता है किसी भी रिसर्च का, हो सकता है जो रिसर्च मैंने करी हो वो हर जगह वैलिडेट नहीं हो सके। ओके। फील्ड के चैलेंजेस बहुत आगे हैं, एक्सेस नहीं मिल पाता, सेफ्टी रिसर्चर की बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और एथिक्स कभी कभी वायलेट हो जाते हैं। अगर हम कुछ इमर्जिंग इश्यूज देखें तो देखो ओपन साइंस बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि साइंस की बाउंड्रीज नहीं है तो हमें नहीं पता। क्लाइमेट चेंज, ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे रिसर्च हो रही है बट मुश्किल है। ओके। एंड में रिसर्चर का काम होता है एथिकल, रिगरस और सोशली रेलिवेंट रिसर्च करना और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना। ओके। तो ये हो गया आपके MSO 002 का पार्ट 2 खत्म। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन गेस पेपर एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और कल हम लोग एक रिवीजन की वीडियो कर लेंगे। ओके। अगर आपको PPT चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PPT, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।